वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 मई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन नवीनतम जानकारी, विस्तृत जानकारी और दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी प्राप्त हो सके, रिकॉर्डों से अपडेट रहें और विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की असेंबली में किसे परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए फिलिस्तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 10 मई 2024 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को सदस्य बनाने के लिए क्वालिफाई कर दिया है। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। भारत समेत 143 देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे, जबकि 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएनए सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। इससे पहले यूएनए ने 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र परिषद में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिस पर वोटिंग हुई थी। अमेरिका के वीटो के फिलिस्तीनी यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है। दोस्तों, यूएन में क्वालिफाई करने वाले फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकता है। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन की यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 2011 में फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। उस समय भी अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। सदस्य देश 193 हैं। भाषा है रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। दोस्तों, यूएनए के प्रमुख अंगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ। 6 अंग हैं: महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी सिल्वर मेडल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के स्टार ज्वेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज ने अपने छठे प्रयास में 88.36 मीटर दूर भाला फेंका, जो उनका बेस्ट थ्रो रहा। चेक रिपब्लिक के जैक वार्डलेच दोस्तों 88.36 मीटर दूर भाला फेंका, जो उनका बेस्ट। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के जैक वार्डलेच ने 88.38 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान और दूसरा स्थान नीरज ने 88.36 मीटर दूर भाला फेंक कर प्राप्त किया और तीसरा स्थान एंडरसन पीटर्स ग्रेनडा ने तीसरा स्थान हासिल किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 88.94 मीटर है,
जो एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता भारत के किशोर जेना ने भी डायमंड लीग में पदार्पण किया। हालांकि वे 9वें स्थान पर रहे, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 76.31 मीटर रहा। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के 3 अलग अलग चरण जीते हैं और 2022 में चैंपियन ट्रॉफी हासिल की थी। इसके बाद चोपड़ा 3 साल में पहली बार भारत में खेलेंगे दोस्तों। वह 12 से 13 मई को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जेना भी इसमें हिस्सा लेंगे। पुरुषों का क्वालिफाइंग दौर के भाला फेंक मुकाबले 14 मई को और फाइनल 15 मई को होगा। नीरज कुमार की उपलब्धियों पर एक नज़र। 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2018 एशियाड में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। 2022 में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और दोहा में डायमंड लीग में अभी हाल में उन्होंने रजत पदक जीता है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर। थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब चीन ने जीता। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दोस्तों बांग्लादेश में किया जाएगा। फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्री लैंडो नॉरिस ने जीत हासिल की। रूस के आंद्रे रूबलेव ने मैड्रिड ओपन 2024 जीता। युजवेंद्र चहल T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और दोस्तों आपको बता दें IPL में वे 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा खिताब जीता। रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता। पुरुष और महिला राष्ट्रीय खो खो का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत की पहली DGP कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए ईदा सीशा नौगरांग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11 मई 2024 को मेघालय सुरक्षा आयोग ने IPS की वरिष्ठ अधिकारी ईदा सीशा नौगरांग को मेघालय की पहली डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस DGP नियुक्त किया है। वह डॉक्टर लज्जा राम बिश्नोई की जगह लेंगे, जो 19 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। ईदा सीशा नौगरांग का बतौर DGP का कार्यकाल 19 मई 2026 तक रहेगा। 2021 में ईदा सीशा नौरांग मेघालय की कार्यवाहक DGP के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में भी काम किया। ईदा सीशा नौरांग 1992 बैच की IPS ऑफिसर हैं और खासी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। खासी जनजाति मेघालय के 3 प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां। संजय मिश्रा को GST अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वां नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। PS दिनेश कुमार सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। IVM इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने। रश्मिता झा को NTPC का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। गैरी कैस्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 के कोच बने। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप सांघनी को चुना गया। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में KK मिस्त्री को चुना गया नियुक्त किया गया है दोस्तों। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में KK मिस्त्री को नियुक्त किया गया। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ
ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और नवीनतम नियुक्तियों में मुंबई क्रिकेट टीम के कोच ओंकार साल्वी बने। L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन बने। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए। तो दोस्तों ये नई नियुक्तियां हैं, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इदरीस डेबी किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। सैन्य तानाशाह और चाड के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो को 61.03% वोट मिले। मोहम्मद इदरीस डेबी 2021 में सेना के समर्थन से अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद इदरीस डेबी के पिता राष्ट्रपति इदरीस डेबी एक तानाशाह थे, जिन्होंने 1990 से 2021 तक 30 वर्षों तक देश पर शासन किया था। चाड के बारे में जानकारी, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है। चाड में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। दोस्तों आपको बता दें, चाड में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राजधानी है एन जमेना। मुद्रा है CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। हाल में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने। तामस शुलियोग हंगरी के राष्ट्रपति बने। फेलिटी टेयो तवालो के प्रधानमंत्री बने। नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने। ओल्जास बेक्टनो कजाकिस्तान के पीएम बने। गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। शेरिंग टोबगो भूटान के प्रधानमंत्री बने। शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। एंड्री रोजालिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने। बर्नार्डो एरेवला ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने। बसीरो डियोमायफे सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने। जूडिथ सुमिनेवा कांगो के पीएम बने। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी ने इस्तीफा दिया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12 मई 2024 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी नेपाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। दोस्तों चिरंजीवी ने 100 रुपये के नए नोट जारी करने के फैसले पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इस्तीफा दिया। चिरंजीवी नेपाल ने इस्तीफे में लिखा कि मैंने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह गंभीर मुद्दा उठाया, क्योंकि इससे लोगों को व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं। चिरंजीवी नेपाल के केंद्रीय बैंक में पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। चिरंजीवी ने नेपाल के नए नोट पर नया नक्शा रचने के सरकार के फैसले को गलत बताया था। नए नक्शे में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा शामिल हैं। भारत का कहना है कि यह तीनों इलाके उसकी सीमा के अंदर आते हैं। नेपाल भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है।
राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेले। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती हैं, यानी 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुरातत्वविदों ने कहा 7,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सर्बिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। पुरातत्वविदों ने हाल में पूर्वोत्तर सर्बिया में तामिश नदी के पास 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। मुद्रा है सर्बियाई दिनार। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में रहा पेरिनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्पेन और फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पायरेनीज टूरमेलेट पास पर चीनी राष्ट्रपति शी जिन। दोस्तों, इसे फिर से सुने। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पायरेनीज टूरमेलेट पास पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की है। और दोस्तों, आपको बता दें, पायरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक 500 किलोमीटर तक फैली है। यूरेशिया के पास इबेरिया के टकराव से निर्मित यह राजनीतिक रूप से स्पेन और फ्रांस के बीच विभाजित बीच में अंडोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कुवैत। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुवैत के नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया। अमीर ने सरकारी विभागों पर अपना कंट्रोल प्राप्त कर लिया। संसद भंग होने के बाद नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश के कैबिनेट के पास आ गईं। फरवरी 2024 में कुवैत में चुनाव हुए थे। 13 मई 2024 को चुनाव के बाद पहली बार संसद की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ राजनेताओं ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। कुवैत की संसद में 50 सदस्य होते हैं, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये सारे सदस्य निर्दलीय रूप में चुने जाते हैं क्योंकि कुवैत में राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध है। कुवैत के बारे में जानकारी, पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी है कुवैत सिटी। अमीर हैं मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। मुद्रा है कुवैती दिनार। कुवैत से संबंधित करंट अफेयर, कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। भारतीय दूतावास ने कहा कि कुवैत की तरफ से उठाया गया यह कदम दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 मई 2024 को नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर पर 29वीं बार चढ़ाई की। उन्होंने इस चोटी पर सबसे ज़्यादा चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 7 समिट ट्रैक्स की स्ट्रैपिंग में शेरपा समेत 20 पर्वतारोही शामिल थे। इस दल में नेपाल के 13 पर्वतारोही के अलावा अमेरिका, कनाडा और कजाकिस्तान से भी पर्वतारोही थे। कामी रीता शेरपा ने पिछले साल 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 54 वर्षीय शेरपा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह की थी। 16 मई 2018 को 48 साल की उम्र में कामी रीता ने 22 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे।
कामेरिता कुल 38 बार 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत चोटियां फतह कर चुके हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट 29 बार, 200 माउंट ओयू 8 बार, माउंट लाहौसे 1 बार और माउंट K2 1 बार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा, जो कि 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोस्तों, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में और 60% बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का कॉस बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण और बेहतर जानकारी रिगार्डों से अपडेट आपको कैसा लगा? अपने विचारों को सोशल साइटों पर और कमेंट सेक्शनों पर लिखें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर और जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। आप अपने साथियों को शेयर अवश्य करें सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।